हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की प्रीलिम्स जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जिससे हमारा हौसला बुलंद रहे और मैं डेली उत्तर प्रदेश प्री टेस्ट सीरीज को लेके आता रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा है, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। तो इसमें पूछ रहा हूँ, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो चलिए हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मतलब पहला सही है। दूसरा है, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों को ही उपयोग हो पाता है। तो दोस्तों ये गलत है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का उपयोग आद्य ऐतिहासिक काल के लिए किया जाता है, न कि प्रागैतिहासिक काल के लिए। अतः इसका उत्तर केवल एक सही है। दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में हुआ था और प्रारंभ हुआ जब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण काल के एक हस्त कुठार की खोज की थी। और इसमें देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के अंत तक मद्रास में, बम्बई में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थलों तथा मैसूर, हैदराबाद, रीवा, तलचर आदि से भी प्रागैतिहासिक संस्कृति के अनेक स्थल प्रकाश में आए। इसमें डी टेरा पीटरसन है। डी टेरा पीटरसन ने 1935 ईस्वी में ये कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक के पोतवार के पठारी भाग का सर्वेक्षण किया और वहाँ के कई पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। तो इसका सही उत्तर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। दूसरा है, प्रागैतिहासिक काल की वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन अभिनूतन युग कहा गया है। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति 100 अरब वर्ष पहले नहीं हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद में मानी गई तथा मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। और जो ज्ञानी मानव थे उनकी उत्पत्ति आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। आदिकाल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लेस्टोसीन यानी अभिनूतन युग कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है केवल
2। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ये है और दूसरा कारण आर है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कारण कौन सा गलत है। सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों को बहुत महत्व रहा है। दूसरा है, सर्वप्रथम समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है, यह कथन सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाषाण से मानव ने भोजन संग्रहित किया, आवास बनाया, कला सीखी, कई आविष्कार किए। प्राचीनतम कलाकृतियाँ पाषाणों पर उत्कीर्ण की गई। पाषाणों से ही आविष्कारों की ऊर्जा अग्र प्राप्त हुई। समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए। इसी से आरंभिक मानव के इतिहास की पाषाण युग कहा जाता है। तो अतः इसका उत्तर ये होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा से सही सुमेलित है। पहला है पूरा पाषाण काल, 5 लाख से 8,000 वर्ष ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है नव पाषाण काल, 4,000 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर दोस्तों डी सही है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, बट उसका उपयोग नव पाषाण काल से किया जाने लगा था। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगला देखेंगे, अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। तो उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा, जिसे हम कांसा भी कहते हैं, तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो अतिरम पक्कम से मिला था। अतः सी आंसर इसका सही है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो इसमें हम देखते हैं कि कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि जब नव पाषाण काल में लोग एक अस्थायी जीवन जीने लगे थे, खेती करने लगे थे, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना नहीं शुरू हुआ उनका। और दूसरा है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। ये सही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ ही बोना स्टार्ट किया था। अतः इसका उत्तर केवल 2 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम उदाहरण प्राप्त हुए थे। और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट है। यहाँ वर्तमान में क्रेटा, कलात और सिबी नगरों के मध्य स्थित है।
11वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो इसका सही उत्तर है कोलडीहवा। कोलडीहवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ ग्राम देवघाट के पास बेल नदी की घाटियों में स्थित है। यह एक पुरातात्विक स्थल भी है। यहाँ पर पुरातत्वविदों ने चावल और कुछ खंडित हड्डियों के प्रमाण पाए हैं। कोलडीहवा की 3 रेडियोकार्बन तिथियां लगभग 6500 ईसा पूर्व में पाए जाने वाले चावल की घरेलू किस्म के लिए शुरुआती प्रमाण प्रदान करती है, जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में चावल का सबसे पुराना प्रमाण बनाते हैं। अन्य स्थानों से प्राप्त खेती के साक्ष्यों में गेहूं और बाजरा आदि शामिल थी, जबकि कोलडीहवा ही एकमात्र ऐसा उत्खनन स्थल है जहां पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कोलडीहवा से ही मध्य पाषाण काल के मानवों का पहला शारीरिक अस्थिपंजर भी मिला था। इसमें और देखते हैं, कोलडीहवा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य नवपाषाण काल स्थलों जैसे कि मेहरगढ़, चिरांद और बुर्जहोम से भिन्न है। यहाँ चावल के साथ गेहूं भी पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन है और दूसरा कारण है। पहला कथन है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई। कारण है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो इसमें आपको बताना है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसकी हम जानकारी करते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण संस्कृति की खोज हुई थी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अतः इसका उत्तर बी सही है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन। सूची 1 मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं को सूची 2 में से मिलान करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल बागौर। तो बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ए का 3। तो ए का 3 ए में भी है, ए का 3 बी में भी है, तो सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखते हैं लंगनाज गुजरात में है। तो बी का 2 किस में है? बी का 2 इसमें, अतः यही उत्तर सही होगा। लंगनाज गुजरात में है। चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते थे? तो इसमें इसका सही उत्तर है, प्रस्तर युग में पत्थर के औजार बना हुआ करते थे। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था? तो सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। इनाम गांव मध्य प्रदेश में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। काशी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा से
कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से देखते हैं क्या मिला। जखेड़ा में लोहे का हाशिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियाँ मिली हैं। कोल डीहवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेवासा से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि अतरंजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूरा पाषाण काल में जीव जिनसे मानव परिचित था है या है। इसका सही उत्तर बताना है कि मानव पूरा पाषाण काल में सबसे पहले कौन कौन से जीवों से परिचित था। तो इसका सही उत्तर है डी। मानव पूरा पाषाण काल में बंदर, मछली, हाथी आदि इन सब चीज़ों से परिचित था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबॉक ने किया था। संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय महाद्वीप में नवपाषाण काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती हैं। इसमें बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, ना तो एक और ना ही दो। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक की अवधि को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका विभाजन उस समय मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों के आधार पर किया जाता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जिससे परिचित थे वो थे बंदर, सॉरी 19 का डी नहीं सही उत्तर। किसका केवल एक उत्तर सही है। नवपाषाण काल में इस काल का आधारभूत तत्व था खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबॉक ने किया था। तो इसका सही उत्तर केवल एक है। 1865 में सर जॉन लुबॉक ने इसका किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल गुफकराल। नवपाषाण कालीन स्थल गुफकराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। दूसरा है, औजारों के रूप में यहाँ के लोग पॉलिशदार पत्थरों और जानवरों के हड्डियों का प्रयोग करते थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। चलिए इसका देखते हैं। गुफकराल। गुफकराल श्रीनगर से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 41 किलोमीटर की दिशा में स्थित है। गुफकराल शब्द का अर्थ होता है कुमार का गुफा। इस जगह की खोज वर्ष 1981 में A.K. शर्मा ने की थी। इस जगह के अध्ययन करने पर ज्ञात यह होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे, जैसा कि इसमें लिखा गया है, और औजारों के रूप में यहाँ के लोग पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे और जानवरों के हड्डियों का प्रयोग करते थे। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु नदी घाटी सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से किस एक पशु से नहीं परिचित थे। तो इसका सही उत्तर है शेर से। शेर से वो लोग नहीं परिचित थे। वो कौन कौन से जानवरों से परिचित थे। तो इन जानवरों में से थे भेड़, बकरी, कुबड़ और कुबड़ रहित बैल, भैंस, जंगली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी, ऊंट, गैंडा और बाघ शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयोजित
आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है? आयातित वस्तुएं हैं एवं स्थान: सोना अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी से, कीमती पत्थर हरियाणा से। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। जो सोना हुआ करता था वो अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से आयातित होते थे, और तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। और टिन होता था वो ईरान, अफगानिस्तान से होता था। जबकि इसमें जो कीमती पत्थर दिया गया है, कीमती पत्थर हरियाणा से नहीं बल्कि बलूचिस्तान और राजस्थान से आयातित होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। यह सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह उत्तर पूर्व उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। और इसमें जो कुंतासी दिया गया है, कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। इस पुरातत्व का उत्खनन M.K. धावलकर, M.R.R. रावल तथा Y.M. चितलवास ने करवाया था, जहाँ से विकसित उत्तर हड़प्पाकालीन स्तर प्रकाश में आए। और जो ये हुलास है, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। इसकी खुदाई के दौरान यहाँ से मिलते जुलते कुछ मृदभांड पाए गए हैं। और यहाँ से कांचली मिट्टी की बनी मनके, चूड़ियाँ, टीकरे और खिलौना गाड़ी के अलावा सैंधव लिपि का एक ठप्पा भी मिला है। सिनौली ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ जिले में स्थित है। यह हड़प्पाकालीन समाधान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयोजित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर आयातित वस्तुएं हैं चांदी मेसोपोटामिया, ये सही है। चांदी ईरान और मेसोपोटामिया से आयातित की जाती थी। फिरोजा ईरान से आयातित किया जाता था। और लाजवर्द मणि बदख्शां से किया जाता था। अतः इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है राखीगढ़ी। धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में स्त्री और पुरुष की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। और यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। यहाँ समाज विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियाँ हुआ करती थी। बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें पुरोहित हुआ करते थे, चिकित्सक, ज्योतिषी आदि आते थे, तथा द्वितीय वर्ग योद्धा वर्ग था, जो सैनिक वर्ग के होते थे। तृतीय वर्ग व्यापारी, शिल्पकार और कलाकार आदि थे। चतुर्थ वर्ग में श्रमिक वर्ग हुआ करता था, जिसमें किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, गृह सेवक आदि सम्मिलित होते थे। समाज के वर्गीकरण का आधार विभिन्न आर्थिक व्यवसाय था। स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग एक समान हुआ करती थी। वे कमर के नीचे धोती और कमर से ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे दबने वाले शाल का उपयोग करते थे, जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि 3 पतिया शाल की एक साक्ष्य मिलता है। स्त्रियों के सिर पर पंखे के समान एक वस्त्र हुआ करता था। इनके वस्त्र ऊनी तथा सूती हुआ करते थे तथा इन्हें वस्त्रों की सिलाई का ज्ञान था, क्योंकि अवशेषों में सुइयों की प्राप्ति हुई है।
स्त्री एवं पुरुष लंबे बाल रखते थे और बालों में सोने, तांबे आदि के पिन बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। तो बिल्कुल इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। दूसरा, इस काल में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करते थे, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। यहाँ के समाज में स्त्रियां चोटी बनाती थी और पुरुष दाढ़ी रखते थे। आभूषणों की बात करें तो यहाँ पर आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। आभूषण सोना, तांबा, चांदी, कौड़ी, सीप तथा हड्डियों और कीमती पत्थरों का भी उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। कंठहार, भुजबंद, अंगूठी, बूंदें, चूड़ियाँ, कमरबंद, तगड़ी प्रमुख आभूषण थे जिनका उपयोग स्त्री और पुरुष दोनों किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रोपड़। रोपड़ सतलुज नदी पर स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है और चंदूदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। अतः इसका सही उत्तर है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि यहाँ घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन आदि सामग्रियों के लिए तांबे, कांसे, मिट्टी, लकड़ी का उपयोग किया जाता था। मिट्टी की वस्तुओं को पकाकर उपयोग में लाया जाता था और उन पर पॉलिश और चित्रकारी की जाती थी। इन्हें विभिन्न धातुओं का ज्ञान भी था, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, सीसा आदि। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे? तो बिल्कुल थे। बैलगाड़ियों का उपयोग यातायात के लिए साधनों में किया करते थे। इनकी बैलगाड़ियों की छत लकड़ी से ढका हुआ करती थी। और दूसरा, इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। बिल्कुल था, क्योंकि वह शिलाजीत का प्रयोग करते थे। पशुओं की हड्डियों, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की छालों से दवाइयाँ बनाया करते थे। अतः इसका उत्तर एक और बी दोनों सही, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में धातु मुद्रा का उपयोग होता था। दूसरा है, दजला, फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है केवल दो। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं या सीप या शंखों का व्यापार करते थे। अरब के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां भी स्थापित की थी, जहां से वे प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार
करते थे। और दजला फरात की नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। तो अतः कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों पर विचार कीजिए। दैसलपुर, कुंतासी, अलीमुराद, खरबी। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, उपर्युक्त में से कौन से पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, 4 के चारों, 1 2 3 4। दैसलपुर गुजरात के भुज जिले में स्थित है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। उसके बाद अलीमुराद सिंधु प्रांत में एक ऐतिहासिक नगर है। खरबी गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर इस स्थल से हड़प्पा कालीन मृदभांड एवं ताम्र आभूषण के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल सिनौली अवस्थित है। सिनौली वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बागपत मेरठ जिले में स्थित सिनौली गांव से हड़प्पा कालीन समाधान प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विद्वानों के द्वारा यहाँ लेखन हेतु चित्राक्षर लिपि का प्रयोग होता था, जो संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दूसरा है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि को भी अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग भी लिपि और लेखन कला से परिचित थे। ये सिंधुवासी भोजपत्रों पर लिखते थे, जो काल के प्रवाह में नष्ट हो गए। हड़प्पाई पुरास्थलों के उत्खनन में असंख्य लिपिबद्ध मोहरें, ताम्रपत्र व मृदभांड प्राप्त हुए। अधिकांश विद्वानों के द्वारा चित्राक्षर लिपि अनुसार यह चित्राक्षर लिपि है, जो संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और यह लिपि गोमुद्रिका प्रकार की है, जिसमें ऊपरी पंक्ति का निरंतर होता रहता है। और इस विधि को ब्रुस्टोफेदन पद्धति कहा जाता है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। अतः इसका उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता के लोग बुनने काटने की कला से परिचित थे। तो बिल्कुल ये सही उत्तर है। इस सभ्यता के लोग बुनने काटने की कला से परिचित थे। यहाँ के निवासी मूर्तिकला एवं नृत्य कला से परिचित थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। इनको भवन निर्माण कला का ज्ञान था। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी और पॉलिश करते थे। ये बुनने काटने की कला से परिचित थे। सुंदर आभूषण, खिलौने आदि का कलात्मक ज्ञान था इन्हें। मूर्तिकला और नृत्य कला से परिचित थे, क्योंकि कई नृत्य अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर अंकित नंदी बैल की सुंदर आकृतियां कलात्मकता का परिचय देती है। पशुपति शिव कांसे की मूर्ति भी कलात्मक ज्ञान को प्रदर्शित करती है। इस समय लेखन कला का भी आविष्कार हो चुका था, किंतु इनकी लिपि चित्रकला की अवस्था में थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन है और दूसरा कथन आरण। सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थरों की हुआ करती थी।
आर कारण है इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इस समय की मोहरें पक्की हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी। ये धनवानों के घरों में हुआ करती थी किंतु इनका उपयोग सिक्के के रूप में नहीं होता था। खुदाई से लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर पशुओं के चित्र ऊपर पार्श्व में तथा नीचे कुछ लिपि के चिन्हों द्वारा लिखा गया है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है। पहला है दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली। दूसरा है नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था। तीसरा है बहुफसलीय कृषि व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3 तीनों उत्तर सही है। तीनों कथन सही है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। यहाँ प्रचलित अनेक प्रथाएं ऐतिहासिक काल से निरंतर प्रचलन में रही हैं जो हैं दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था, बहुफसलीय कृषि व्यवस्था, मुहरों का प्रयोग, पशुओं का धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा आदि सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है। अगला है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और कारण। कथन है सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता मानी जाती है। वो कारण है यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ पर धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चन्नूदड़ो और लोथल से उद्घाटित हुए हैं। दूसरा है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः यहाँ धातु के मनके प्रयोग नहीं किए जाते थे। तो इसका सही उत्तर है केवल 1। हड़प्पा सभ्यता के लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर और सैलखड़ी जैसे बहुमूल्य अर्धकीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे। मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चन्नूदड़ो और लोथल से उद्घाटित हुए हैं। यहाँ सोने और चांदी के मनके भी पाए गए हैं। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में भी पाया गया है। इसमें सोने के मनके और अन्य आभूषण भी शामिल हैं। अतः उत्तर ए सही है, केवल 1। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और दूसरा कारण। कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला नृत्य कला से परिचित थे। तो इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तिकला नृत्य कला से परिचित थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नृत्य करती एक मूर्ति के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मुहरों पर नंदी बैल की सुंदर आकृतियां के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से नृत्य अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई तो ये सही है। अतः ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों।
वैदिक संस्कृत के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। अगला है सॉरी 41 छूट गया। 41 क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का वैदिक संस्कृति के संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है, तो इसका उत्तर सही है केवल एक। आर्य का अर्थ विजेता नहीं होता बल्कि श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन या उत्कृष्ट होता है। और आर्यों को वैदिक संस्कृत के संस्थापक माना जाता है, ये उत्तर सही है। 42 हमने कर लिया। 43 में देखते हैं, आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर आधारित था? तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। इसका उत्तर केवल एक सही है। और इनकी भाषा संस्कृति थी। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए और कारण दूसरा है। संभवतः वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। और कारण बोगजगोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 44 का उत्तर है सी। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। 1400 ईसा पूर्व के बोगजगोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी यहीं से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन संस्था विदथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी जिसका महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है केवल 2। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना होता है। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदथ में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदथ में होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विदथ सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख विदथ का हुआ है, 122 बार। अतः विकल्प केवल 2 उत्तर इसका सही है। 47 देखेंगे, निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है।
ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। अतः उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर है केवल एक और दो, दोनों। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है डी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। दूसरा और सातवां दूसरे से लेकर के 9वें मंडल सबसे पुराने हैं और पहला और 10वां मंडल नया जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, बोगज गोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के किन देवता या देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? बोगज गोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का चारों का उल्लेख मिलता है। अतः इसका उत्तर एक होगा, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 आर्यों का मूल निवास स्थान को सूची 2 संबंधित विद्वान से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थानों के दिए गए हैं और सूची 2 में कौन से विद्वान ने क्या कहा है? तो मध्य एशिया बैक्टीरिया, इसको प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए थे। और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, तो इसका उत्तर केवल एक सही है। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया था और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 आर्यों का मूल स्थान को सूची 2 संबंधित विद्वान से सम्मिलित कीजिए। तो दक्षिणी रूस नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बताया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस था। और ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगानाथ झा ने बताया था। अतः ए का 3 और बी का 2 कहाँ पर है? ए का 3 और बी का 2, इसका सही उत्तर है केवल बी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमारा हौसला बनाए रखें। और दूसरे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें इसका अगला पार्ट रहेगा 53 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें 100 से 150 क्वेश्चन तक रहेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।